गोपाल दास नीरज जो थे थोड़े हिंदी निष्ठ लिखते थे, काम मिलना मुश्किल कठिन हो गया, तो उनको फिर दिल आज शायर है गम आज नगमा टाइप का लिखना पड़ा, तब जाके इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाए। हमारी हिंदी में तमिल शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं होता, हमारी हिंदी में गुजराती शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं होता? जब हम हिंदी को समृद्ध करने का प्रयास करते हैं तो केवल उर्दू शब्दों का, जिसको उर्दू क्या है, कोई भाषा नहीं, अर्थात फारसी और अरबी, उसमें भी जो फारसी शब्द है वो वास्तव में संस्कृत के ही शब्द है। तो ये एक एजेंडा वाली बात है। उर्दू से आपको क्यों इतनी प्रॉब्लम है? देखिए, उर्दू से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, पर ये जानना आवश्यक है कि उर्दू कोई लेजिट भाषा है नहीं। मुझे तुमसे मुहब्बत है, अब ये मुहब्बत शब्द का प्रयोग आपने कितनी बार अपने दैनंदिनी भाषा में किया? नहीं किया। मगर आप जब गाना करते हो तो आप उसमें ज़बरदस्ती मोहब्बत घुसाते हो, इश्क घुसाते हो, तो ये इसको उर्दूफिकेशन कहते हैं। ये पाकिस्तान वाला एजेंडा है। आने वाले 25 सालों में जब हम अमृतकाल की बात कर रहे हैं, आप इस इंडस्ट्री को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? आप हिंदी में टाइप नहीं कर सकते और हिंदी इंडस्ट्री नाम बोलकर और आप खा रहे हो, आपको उसी का पद्मा अवार्ड मिल जाता है, उसी के दादा साहब फाल्के मिल जाते, तो ये तो पाप है। फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ये सॉफ्ट पावर मानी जाती है। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री डेफिनेटली सॉफ्ट पावर है, बट ये बॉलीवुड सॉफ्ट पावर नहीं है। ये इंडस्ट्री जो एजेंडा ड्रिवन इंडस्ट्री है, इररिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री है, दिस इज नॉट सॉफ्ट पावर। एक किताब मेरे सामने आई थी, वो थी द हिजाब डिबेट। ड्रेसिंग सेंस को लेकर के इस तरह से अटैक करना आपको उचित लगता है? अगर आप मेरे बुक को देखें तो उसमें कुछ बातें मैंने बताई है। पहली बात तो ये कि हिजाब इज़ नेवर अ चॉइस फॉर वुमेन इन मोस्ट केसेस इन सो कॉल्ड इस्लामिक वर्ल्ड। ये स्थिति है कि यहाँ के हिपोक्रेट सो कॉल्ड कठमुल्ला वो तो इसको फोर्स करने की बात कर रहे हैं। जो सो कॉल्ड ट्रेडिशनल इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो तो रूल्स पास कर रहे हैं कि हिजाब नहीं होना चाहिए। तो स्कूल कॉलेज के यूनिफॉर्म में आप कहो कि नहीं, एक हिजाब को ही हम एक स्पेशल ड्रेस के रूप में देंगे, जिसके ऊपर में इस्लामिक वर्ल्ड स्वयं अभी तक एग्री नहीं करता कि हिजाब मैंडेटरी है। संजीव जी, फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भारतीय जो संक्षेप में बात करूं तो ये सॉफ्ट पावर मानी जाती है भारत की फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ऐसे में आने वाले 25 सालों में जब हम अमृतकाल की बात कर रहे हैं, आप इस इंडस्ट्री को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? और क्योंकि आपकी अपनी मुहिम जारी है और आप जैसी और भी संस्थाएं होंगी जो अपना काम कर रही हैं कि जिनका जो उद्देश्य है उसके नाते, लेकिन आप इस इंडस्ट्री को, इस सॉफ्ट पावर को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री डेफिनेटली सॉफ्ट पावर है, बट ये बॉलीवुड सॉफ्ट पावर नहीं है। यहाँ पे अनुराग ठाकुर जी ने एक बार पार्लियामेंट में भी कहा था कि सॉफ्ट पावर है, और मैं कहाँ पे गया था, मलेशिया कहाँ, तो किसी ने मिठुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर का जिम्मी जिम्मी आजा आजा गाना गाया, गा के भी उन्होंने सुनाया। बट ये एक्चुअली में सॉफ्ट पावर नहीं है। मंत्री जी को भी इस बारे में अवगत होना चाहिए कि ये भारतीयों के लिए, भारत के लिए लज्जा का विषय है अगर उन्होंने ऐसा गाया और अगर वो इसको सॉफ्ट पावर कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिम्मी जिम्मी आजा एक तो पूरी फिल्म प्लेजराइज थी, और जो जिम्मी जिम्मी आजा गाना है ये भी चोरी किया हुआ गाना है, ब्लेटेंटली, विदाउट गिविंग क्रेडिट। तो ये चोरी, जिस देश का मोटो सत्यमेव जयते है, वहाँ पर चोरी के किया हुआ प्रोडक्ट को आप सॉफ्ट पावर नहीं बोल सकते। फिर तो आप ये कहना कि हमारी सॉफ्ट पावर थेफ्ट है। नो, वी आर एन ओरिजिनल कंट्री। हाँ, फिल्म्स, यहाँ की रीजनल फिल्म्स जिसको उतना बड़ा स्पेस नहीं मिल पाता, डेफिनेटली सॉफ्ट पावर है। और ये बहुत दुख की बात है। बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी वाली, जिसको जो हिंदी नहीं उर्दू मैं कहूँगा, बॉम्बे में मराठी फिल्म इंडस्ट्री है। इतने वर्षों से आप बॉम्बे में बैठ के खा रहे हो, महाराष्ट्र का खा रहे हो, पार्डन माई हार्श लैंग्वेज, बट आपके फिल्म में उस मराठी कल्चर का कितना इन्फ्लुएंस दिखाई देता है? ज़ीरो। क्यों? ऐसा कभी देखा है कि कोई किसी देश में गया, 70 साल से उस देश में काम कर रहा, उसके कल्चर का भाग है, मगर वहाँ की भाषा की, वहाँ के भाषा का एक लहजा, एक्सेंट तक आपके भीतर नहीं आया? मतलब जो मराठी होता है वो या तो कोल्हापुरी चप्पलों के रूप में आता है, या पांडु हवलदार के रूप में आता है। पांडुरंग भगवान, जिसको भगवान के रूप में मानते हैं, वो पांडु हवलदार बन जाता है, या काम वाली बाई मराठी बोलने वाली। तो ये सॉफ्ट पावर नहीं है। हाँ, मराठी इंडस्ट्री सॉफ्ट पावर है, गुजराती इंडस्ट्री सॉफ्ट पावर है, बंगाली इंडस्ट्री सॉफ्ट पावर है, तेलुगु इंडस्ट्री सॉफ्ट पावर है, तमिल में भी बहुत अच्छी फिल्में बनती है, कन्नड़ में। तो जो रीजनल फिल्म्स हैं इनको सामने लाना चाहिए। ये यहाँ के कल्चर से रूटेड होते हैं, इनमें भी अब आ गया है। देखिए, कचरे का असर तो संगत का असर आता है, यहाँ पर भी कचरा बनने लगा, बट बाई एंड लार्ज फिर भी
दीज आर आवर रियल सॉफ्ट पावर्स, इनको लाना चाहिए। और जो लाहौर इंडस्ट्री जिसको बॉलीवुड नाम दे दिया गया है, ये सॉफ्ट पावर नहीं है। ये पहले तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तो बने, हिंदी में स्क्रिप्ट लिखना आरंभ करें। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पिछले वर्ष या 1.5 वर्ष पहले इसी बात को उठाया, बोला कि मैं चूंकि गलती से थोड़े ग्रामीण अंचल से आ गया, उत्तर भारत के ग्रामीण, बोला मुझे अंग्रेजी में स्क्रिप्ट लिख दिया था और मुझे समझ में ही नहीं आता। अब आप हिंदी में टाइप नहीं कर सकते और हिंदी इंडस्ट्री नाम बोलकर और आप खा रहे हो, आपको उसी का पद्मा अवार्ड मिल जाता है, उसी के दादा साहब फाल्के मिल जाते, तो ये तो पाप है। तो दिस इज नॉट सॉफ्ट पावर। रीजनल फिल्म इंडस्ट्री, इसको ग्रो करना चाहिए एंड आई सी एन इमेंस पोटेंशियल। स्पॉटिफाई में आप देखोगे इंडियन मेडिटेशनल म्यूजिक, इंडियन, क्योंकि हमको लगता है क्लासिकल म्यूजिक, क्योंकि हमने उसको माइंडसेट वो बना लिया है, विश्व के लिए वो बहुत सूदिंग म्यूजिक है। उस म्यूजिक को लेकर आप देखोगे जितने टॉप उसके प्लेलिस्ट्स हैं स्पॉटिफाई आदि में, उसके अंदर में ये म्यूजिक का समावेश हो रहा है। इट्स बिकमिंग अ ह्यूज इंडस्ट्री। हमारी क्लासिक कर्नाटकी म्यूजिक वो ग्रो कर रहा है। हमारी ये रियल सॉफ्ट पावर है। इसको ब्रांड करके, इसको प्रमोट करके, इतनी विविधता, इतनी कल्चरल डिस्पैरिटी, आप सबको ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाइड बाई उर्दू करके आप केवल एक ही चीज़ को दिखा देते हो, ये तो अन्याय है। ये सॉफ्ट पावर, इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और मैं यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की बात को एक प्रकार से कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा सॉफ्ट पावर है, दिस कैन बिकम आवर इनेबलर टू बिकम अ विश्वगुरु। ये हमें विश्वगुरु बनाएगा। तो वेस्ट के पास में तकनीक है, आज वो भी हमारे पास में आया, अब हम ला रहे हैं, जिसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर ये सॉफ्ट पावर, इट विल बिकम आवर रीज़न फॉर बिकमिंग अ विश्वगुरु। हमारी जितनी भी रीजनल आप देखोगे, उसके अंदर अधिकांश रूप से कहीं ना कहीं ईश्वर को लिया जाता है। कई फिल्में जो तेलुगु फिल्मों से हिंदी में कन्वर्ट हुई, आप देखोगे तेलुगु फिल्म जो है उसका ओरिजिनल वर्जन, उसके अंदर में वो भगवान के आगे हाथ जोड़ रहा है, यहाँ पर आप भगवान को हटा देते हो। तो ये, और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, माइंड यू, आज के समय में सबसे राइज कौन के पूरे वर्ल्ड अब किससे इंथ्रॉल्ड हो रहा है? तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से हो रहा है। तो बिकॉज दे आर नॉट अशेम्ड ऑफ देयर कल्चर। मुझे लगता है जो भी अपने कल्चरल रूट से अशेम्ड नहीं होगा, वो हमारा सॉफ्ट पावर है, उसको प्रमोट करना चाहिए। बट ये रैपर वाली ये इंडस्ट्री जो एजेंडा ड्रिवन इंडस्ट्री है, इररिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री है, दिस इज़ नॉट सॉफ्ट पावर। उर्दू का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि उर्दू लैंग्वेज या उर्दू जो भाषा है उसको लेकर के लाहौर फिल्म इंडस्ट्री, उर्दू से आपको क्यों इतनी प्रॉब्लम है? देखिए, उर्दू से प्रॉब्लम नहीं है मुझे, थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, पर ये जानना आवश्यक है कि उर्दू कोई लेजिट भाषा है नहीं। उर्दू नाम की कोई भाषा पहले एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। जैसे मैं तेलुगु, आप भाषा हो, तेलुगु में मैं तेलुगु शब्दों के स्थान पर हिंदी शब्दों का प्रयोग करना आरंभ कर दूं, तो क्या वो नई भाषा बन जाएगी? वो तेलुगु का ही एक डायलेक्ट होगा। आज भी तेलुगु में बहुत सारे क्षेत्र के लोग ऐसा करते हैं। कर्नाटक के आसपास के लोगों में कर्नाटकी कन्नड़ शब्दों का अधिक समावेश है, बट उसको तेलुगु ही माना जाता है। व्याकरण हिंदी का है, आपके अधिकांश शब्दों का रूट संस्कृत है, और आपने एक रूल बना लिया कि हम उसमें संस्कृत, जो हमें पता चल जाएगा कि ये शब्द का रूट संस्कृत है, उसको हम हटा देंगे, बाकी शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो उसको अलग भाषा करेंगे। ये गलत है। ये भाषा का जन्म, जिसको उर्दू के नाम से कहते हैं, ये वास्तव में 19वीं शताब्दी की देन है, जब सेपरेटिज्म के सीड आरंभ हुए। और ये पाकिस्तान को, इसको पहले हिंदुस्तानी कहते थे ये, तब हिंदी वर्सेस हिंदुस्तान का बवाल इससे आरंभ हुआ था। और ये आधार बना भाषा का विरोध कि किस प्रकार से हम एक सेपरेट कंट्री की मांग करें। आज भी उर्दू लिखाने वाली बुकों को हिंदुस्तानी सीखने का बुक ही बोलते हैं। तो ये वास्तव में पाकिस्तान मूवमेंट का जनक रहा है, इसका कुछ नहीं है। भारतीय भाषा जो रही है, अब उसमें आप अपने देसी शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, और विदेशी शब्द, फारसी या अरबी शब्द जो स्वाभाविक रूप से प्रयोग होते हैं, उनका प्रयोग करते वो हिंदी है। पर आप डेलिबरेटली, अब जैसे जितने गाने होते हैं, मुझे तुमसे मुहब्बत है, अब ये मुहब्बत शब्द का प्रयोग आपने कितनी बार अपने दैनंदिनी भाषा में किया है? नहीं किया। मगर आप जब गाना करते हो तो आप उसमें ज़बरदस्ती मोहब्बत घुसाते हो, इश्क घुसाते हो। तो ये, इसको उर्दूफिकेशन कहते हैं। ये पाकिस्तान वाला एजेंडा है। हर भाषा में कुछ % विदेशी शब्द होंगे, बाकी यहाँ के शब्द होंगे, और उसके लिए यहाँ के जो आंचलिक शब्द हैं
हमारी हिंदी में तमिल शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं होता? हमारी हिंदी में गुजराती शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं होता? जब हम हिंदी को समृद्ध करने का प्रयास करते हैं तो केवल उर्दू शब्दों का, जिसको उर्दू क्या है, कोई भाषा नहीं, अर्थात फारसी और अरबी, उसमें भी जो फारसी शब्द है वो वास्तव में संस्कृत के ही शब्द है। तो ये एक एजेंडा वाली बात है। और ये स्थिति हो गई कि पहले आप स्क्रिप्ट आप उर्दू की अडॉप्ट करते थे, स्क्रिप्ट उन्होंने अवश्य अरब से लिया, अब आप इंग्लिश में करते हो, हिंदी स्क्रिप्ट तक लिखना नहीं आता। मुझे इससे समस्या है। एक सेपरेट उर्दू को एक हिंदी के एक डायलेक्ट के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि एक लखनऊ के क्षेत्र के लोगों की हिंदी बोलने की ये लहजा, जैसे राजस्थानी भाषा है वो एक अलग हिंदी के डायलेक्ट के रूप में मानते हैं हम, हरियाणवी को हिंदी के एक डायलेक्ट के रूप में मानते हैं, तो उस रूप में आप माने, इसको अलग भाषा का स्टेटस देकर बाकियों को गौंड करके करे। और दूसरी बात, आज के समय में डिस्पाइट ऑल द प्रोपेगेंडा, द फास्टेस्ट डाइंग लैंग्वेज, नष्ट, सबसे अधिक नष्ट होने वाली भाषा पाकिस्तान और भारत दोनों में उर्दू है। पाकिस्तान में डिमांड हो रहा है कि ये हमारी किसने उर्दू थोप दिया, हमारी तो अधिकांश लोग पंजाबी बोलते हैं, वहाँ पर पंजाबी के लिए मूवमेंट चल रहा है, यहाँ पर तो उर्दू के पेपर सब बंद हो रहे हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि जो उर्दू जिसको आप भाषा कहते हैं, जिसका ये करते हैं, इसका सोर्स जो है ये क्या है कि ये जो इन्वेडर्स आते थे वहाँ पे, उनके काफिलों में, उनके छावनियों में और कोठों में इस प्रकार की भाषा बोली जाती थी शायरी वगैरह के लिए। इसीलिए उर्दू में कोई सीरियस शब्द है ही नहीं। जैसे साइंस के लिए कोई शब्द नहीं है, साइंस के लिए साइंटिस्ट को साइंसदानी कहते हैं, पार्लियामेंट को पार्लियामानी, गैर पार्लियामानी या पार्लियामानी कह देते हैं, टीम के लिए कोई शब्द नहीं है। तो क्योंकि सीरियस ये एक होता है ना कि एक डायलेक्ट आपने बना लिया आपस में बातचीत के लिए। जहाँ इसमें एक बात और बताना आवश्यक है, जब अंग्रेज आए थे भारत में, ये बात मैं कर रहा हूँ 19th सेंचुरी के मध्य की, तब उन्होंने सारे इंडियन स्क्रिप्चर्स का डॉक्यूमेंटेशन करने का प्रोजेक्ट आरंभ किया। तब उनके सामने विवाद हुआ कि कौन सी लिपि का प्रयोग करें। तो तब दो कैंप खड़े हो गए, क्योंकि उस समय में पहले मुगलों का राज था, तो बहुत स्थानों में आज भी हम फारसी क्या रबी खरीफ आदि वो शब्दों का प्रयोग करते, तो लिपि भी उर्दू थी। तो बोला उर्दू लिपि में सारे किया जाए। और दूसरा कैंप था, बोला उर्दू लिपि में आप नहीं कर सकते। और इनिशियली उर्दू लिपि में हमारी भी सारी भगवद गीता, रामायण आदि को लिखने का प्रोजेक्ट आरंभ किया गया। पर जब लिखना आरंभ किया तो 2 दिन में 4 दिनों में इनको पता चल गया कि उर्दू में हमारे सारे वर्णों को प्रेजेंट करने का माध्यम तरीका ही नहीं है। 3 तरह के स है, वह होता ही नहीं है, ओ और वह एक जैसा है, तो लिखे कैसे? तो उन्होंने फिर देवनागरी को अडॉप्ट किया। और जब देवनागरी को अडॉप्ट किया तो उनको इतनी अच्छी लगी कि देवनागरी बिकेम अ बेंचमार्क फॉर देम टू क्रिएट एन इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। उसी को फिर एक IAST करके उन्होंने पूरा एक स्क्रिप्ट बनाया कि देवनागरी को इंग्लिश में कैसे लिखें, क्योंकि ये एक्यूरेट है बिल्कुल आपके उच्चारण के अनुसार। तो हमारे सारे स्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंटेशन के समय ही ये एक्सपोज हो गया था कि उर्दू जो है वो बोलने के लिए ठीक है, वो सीरियस काम के लिए भाषा नहीं है। आपको पता है उर्दू में पहले अ, ई, उ ये मात्राएं नहीं होती थी, नुक्ता वगैरह लगाते थे, आज भी अधिकांश बुक में नहीं होता, आपको एज्यूम करना पड़ता है। पर हमारे यहाँ तो का और की में अंतर पड़ जाता है। तो इसलिए सीरियस लिटरेचर के लिए वैज्ञानिक कार्य आपको करना है तो भारतीय जितनी भाषाएं हैं जो संस्कृत से निकली हैं या जो संस्कृत के पैटर्न को फॉलो करती है, इवन तमिल भी जो है वो वर्ण व्यवस्था वही फॉलो करता है, वो सीरियस भाषा है, उसमें सीरियस से लेके कैजुअल हर प्रकार का कम्युनिकेशन हो सकता है। बट उर्दू है नहीं, और उसको इम्पोज करना, आप उसको एक डायलेक्ट के रूप में रखिए, उसको प्रमोट भी करिए, अच्छी बात है, पर उसको इसके ऊपर सुप्रीम के रूप में दिखाना, फिल्मों में जब कोई संस्कृत बोलने वाला पंडित है उसको तो मजाक करने वाला दिखाना, चुटियाधारी वो करके, शायरी बोलने वाले को सारी आपकी रोमांटिक शायरियाँ उसमें होना, ये गलत है। गोपाल दास नीरज जो थे वो थोड़े हिंदी निष्ठ लिखते थे, काम मिलना मुश्किल कठिन हो गया, तो उनको फिर दिल आज शायर है, गम आज नगमा टाइप का लिखना पड़ा, तब जाके इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाए। अच्छा संजीव जी, आपने अपने बारे में बताया कि आप एक डेटा साइंटिस्ट हैं और आप भारत के जो एलीट संस्थान हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ से पढ़े हुए हैं। IIM, IIT यहाँ से पढ़ने के बाद अक्सर अमूमन जो लोग होते हैं वो किसी MNC में
काम कर रहे होते हैं या किसी एलीट जॉब में होते हैं, आपने ये मुहिम क्यों शुरुआत की? क्यों इसके यही आपने क्यों चुना अपने लिए? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँ कि मैं IIT IIM मैंने किया, तो उसमें भी इन अ वे आई एम एन एक्सीडेंटल IIT एंड एक्सीडेंटल IIM, क्योंकि मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं ली। मेरे जीवन में मुझे इसके लिए प्रेरित या जिसने मेरे को संबल प्रदान किया जो मैं इसको पार कर सका, मैं मानता हूँ कि मेरी ये सनातन विचारधारा, सनातन वे ऑफ लिविंग थी। मैं योग शास्त्र, गीता आदि का अध्ययन करता था और उससे मेरी बुद्धि एक अलग लेवल पे या एक अलग प्रकार से काम करती थी, मुझे लगता है। क्योंकि उसको छोड़कर मुझे तो जब मैं IIT कर रहा था मुझे पता ही नहीं था कि सिलेबस क्या है। मुझे मतलब मैं जहाँ से बैकग्राउंड से आया मुझे ये भी नहीं पता था कि एक ही सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग होता है। मैंने तो एक प्रॉस्पेक्टस देखा, मैं बोला मैं केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों में इंजीनियरिंग करूँगा। तो मैं तो इतना भोला था। और जब IIM भी किया तो भी ना मैंने कोई कोचिंग लिया ना कुछ किया। तो जब मैंने ये पास किया तो मुझे पता चला कि जो भी नैसर्गिक रूप से मुझे जो भी मेरे गार्जियंस, मेंटोर्स के द्वारा जो एक सांस्कृतिक फाउंडेशन मिला जिसने मेरे को ये पार कराया, और उसको भूलकर कुछ और करूं तो ये मुझे कहीं पाप लगा। और कुछ वर्ष मैंने भी MNC में काम किया, ऐसा नहीं है, मैंने कंसल्टिंग किए हैं, काफ़ी वर्ष किए। मगर फिर मेरी कॉलिंग इस प्रकार से आई तो मैंने फिर फ्रीलांस डेटा साइंस में पहले कंपनीज़ के लिए करता था। आई वॉज इन अ फुल टाइम जॉब। फिर मैं फ्रीलांस में आ गया और मैं बोला कि नहीं, इस संस्कृति के आधार को संसार तक पहुंचाना आवश्यक है। उस पर कार्य किया और जब वो करने लगा तब देखा कि यहाँ तो ब्लेटेंट उसका मजाक हो रहा है, उपहास हो रहा है, लोग उस पर आस्था नहीं रख रहे। तो अंदर से आत्मा की वाणी आई कि इस पर कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने धर्म प्रचार और विज्ञान के रूप में धर्म प्रचार, ये जेम्स ऑफ बॉलीवुड तो बाद में किया, मगर उसके पहले धर्म जागरण, धर्म प्रचार, वेदों के प्रति लोगों को जागरूक करना, जो हमारे धर्म के प्रति भटका कर, मिसलीड कर कर कन्वर्जन करते हैं, उसके विरुद्ध वो मुझे लगा कि एक आत्मा की वाणी आई। और मैं अपने स्वाधीनता सेनानी, अपने महापुरुषों के जीवनियों को बहुत पढ़ता था बचपन से। मेरे वही सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, मेरे मित्र वही थे। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इनका ऋण चुकाना चाहिए। तो अभी जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ये एक प्रकार से मेरा पितृ ऋण है, मेरा देव ऋण है, ऋषि ऋण है, जो भी आप माने, मैं अपने ऋण चुकाने का काम कर रहा हूँ। आपने कई किताबें भी लिखी हैं, उनमें भी कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल या कह लें कि डिबेट का विषय है, जिसमें से एक किताब मेरे सामने आई थी, वो थी द हिजाब डिबेट। किसी भी धर्म में ड्रेसिंग सेंस को लेकर के इस तरह से अटैक करना आपको उचित लगता है? नहीं, हमने कभी, देखिए, अगर आप मेरी पुस्तक को पढ़े, एक बहुत साइंटिफिक बुक है, वो रिसर्च बुक है। और उस बुक को हमने, वो एक्चुअली बुक जो है, ये जब बेंगलोर में जब ये कंट्रोवर्सी हुआ था कर्नाटक में, तो हमने एक पिटिशन के रूप में हाई कोर्ट में सबमिट किया था। एंड थैंकफुली हाई कोर्ट ने उसके कुछ आर्गूमेंट्स को मेरिट का माना। सम ऑफ दोज आर्गूमेंट्स बिकेम पार्ट ऑफ द जजमेंट, एंड उसके बाद में जो रूलिंग है वो उसी फेवर में हुई जो हमने कहा था। तो ये उस जो हमारा पूरा रिसर्च वर्क था उसी को बुक के रूप में लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी के धार्मिक भावना विचारधारा के ऊपर में कुछ भी टिप्पणी करना, ये करना, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं आई फर्मली बिलीव इन एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच सो फार योर फ्रीडम डजंट इम्पैक्ट एनीबॉडी एल्स। बट अगर आप मेरे बुक को देखें तो उसमें कुछ बातें मैंने बताई है। पहली बात तो ये कि हिजाब इज़ नेवर अ चॉइस फॉर वुमेन इन मोस्ट केसेस इन सो कॉल्ड इस्लामिक वर्ल्ड, इट्स अ कंपल्शन। आप अगर एक मुस्लिम महिला है तो आप समझेंगी कि आपके परिवार के लोग कंपेल करते हैं आपको कि तुमको पहन के जाना पड़ेगा। इट्स नो मोर अ चॉइस। और ये स्थिति है कि यहाँ के हिपोक्रेट सो कॉल्ड कठमुल्ला, वो तो इसको फोर्स करने की बात कर रहे हैं। जो सो कॉल्ड ट्रेडिशनल इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर रूलिंग्स आ रही है। मैंने उसमें सऊदी अरब की बात की है, मैंने उसमें इजिप्ट की बात की है, मैंने बाकी देशों की बात की है। वो रूल्स निकाल रहे हैं कि भाई हिजाब से निकालो हमारे बच्चों को, बच्चियों को। वो तो रूल्स पास कर रहे हैं कि हिजाब नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है, यहाँ पर कोई अपने दैनंदिनी जीवन में क्या पहनेगा उसकी बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि स्कूल कॉलेज का यूनिफॉर्म क्या होगा।
तो स्कूल कॉलेज के यूनिफॉर्म में आप कहो कि नहीं, एक हिजाब को ही हम एक स्पेशल ड्रेस के रूप में देंगे, जिसके ऊपर में इस्लामिक वर्ल्ड स्वयं अभी तक एग्री नहीं करता कि हिजाब मैंडेटरी है। अगर ऐसा होता तो सारी मुस्लिम महिलाएं अभी हिजाब पहन के घूम रही होती। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम का विषय रहा, वो एक्चुअली लड़कियों को फोर्स किया जा रहा है और एक को देखकर दूसरों को डिफेम किया जाता है। तीसरा बात है, इन्होंने एक कल्चर चालू कर दिया हिजाब डे का, जिसमें ना सिर्फ स्वयं पहनते हैं मगर एक प्रोपेगेंडा के तहत बाकी धर्म के लोगों को भी हिजाब पहनने का एक पीयर प्रेशर बनाकर पहनाने का और प्रयास करते हैं। और जो हिजाब डे का जो इनका वेबसाइट है, हमने उसके रेफरेंस दिए, उसमें लिखा है कि ये हमारा एक मेथड है इन्विटेशन टू इस्लाम देने का। तो वी कैन नॉट अलाउ कन्वर्जन प्रोपेगेंडा इन नेम ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि सरदार भी पगड़ी पहनते हैं, तो देखिए पगड़ी सरदारों के बहुत क्लियरली उनके जो धर्म के जितने नियम बताए गए हैं उसमें समावेश किया गया है। इट्स मैंडेटरी, पंचककार में वो है उनका, तो आप उसको वो नहीं कर सकते। इट्स नॉट एन ऑप्शन फॉर देम। वो रखते हैं, वो उनकी फ्रीडम चॉइस। और ऐसा नहीं है कि पंजाब में जो व्यक्ति पगड़ी नहीं पहनता तो उसको पंजाबी बाकी परेशान करते हैं, पर जो पहनता है वो रिलीजियस अपने उसके लिए पहन रहा है। दूसरी बात है कि मैंने आज तक कभी किसी सिख को, किसी दूसरे को सिखिज़म में कन्वर्ट होने के लिए प्रेशराइज करते नहीं देखा। आप किसी सिख को ये नहीं देखोगे बोलने के नहीं तू भी पगड़ी पहन। वो अपने रिलीजन को अपने अनुसार मान रहा है। यहाँ पर आप उसको एक पूरा एक इंटरनेशनल आप फेनोमेनन बनाकर आप कर रहे हो, ये प्रॉब्लम। और तीसरी बात है, देखिए मेडिकली ये महिलाओं के पूरे हेड से लेकर सब कुछ को कवर करके रखना, इट्स समथिंग इम्प्रैक्टिकल। इससे उनको समस्याएं आती है। स्थिति इतनी भयावह है कि ये बुर्का और हिजाब के कारण मुस्लिम कंट्रीज़ में मुस्लिम वुमेन की विटामिन डेफिशिएंसी, इसके ऊपर स्टडीज़ है और इस्लामिक वर्ल्ड में स्टडी हुई है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी इतनी अधिक है उनके बीच में कि उनके शरीर बुढ़ापे में रोग का कारण बनते हैं। और ऊपर से उनको इतने प्रेगनेंसी को फेस करना पड़ता है। आप उनको एक प्रकार से आप उनको विश दे रहे हो। तो ठीक है, किसी का चॉइस हो वो अलग बात है, बट आप इसको इम्पोज नहीं कर सकते। वी हैव टू बी अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी इन दिस रिगार्ड। और इसका सपोर्ट बांग्लादेश इस्लामिक नेशन ही है, मुस्लिम नेशन है, तो वहाँ पर तो साड़ी पहनकर गर्व करती हैं। वहाँ पर आपने कितना हिजाब कल्चर देखा, बल्कि बांग्लादेश में रिबेल हो गया इस पे कि ये हिजाब कल्चर और ये उर्दू कल्चर हम पे मत लाओ। हम बंग भूमि के लोग हैं, बंगला हमारी सांस्कृतिक का आधार है, साड़ी हमारा कल्चरल फाउंडेशन है। तो ये तो केवल यहीं पे एक नैरो ग्रुप ऑफ लोगों के बीच में हो रहा है। हिजाब ना इस्लाम का पार्ट है, हिजाब का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, और यूनिफॉर्म के रूप में हिजाब को रखने का कोई औचित्य नहीं है। अग्निवीर फाउंडेशन के भी आप संस्थापक हैं। अग्निवीर फाउंडेशन क्या है? ये अग्निवीर मैंने 2008 में आरंभ किया था। उस समय में एक जाकिर नायक करके एक प्रीचर हुआ करते थे। अब तो इंडिया के मोस्ट वांटेड एब्सकॉन्डिंग क्रिमिनल्स में नाम आता है, मगर उस समय में जो सरकार थी वो भी उनको बहुत प्रमोट करती थी। 2008 की बात कर रहा हूँ। और उनके बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे और कार्यक्रम में खुले खुले कन्वर्जन करते थे। और कन्वर्जन करने के लिए उनका पूरा एक लिटरेचर का सेट था और वो था जिसमें वो हिंदू धर्म पे अटैक करते थे। मुझे सबसे बड़ी समस्या ये होती थी कि ये कोई को जिन्यूनली इस्लाम की तरफ आया और वो मुसलमान बन गया कि नहीं है, तुम्हारे हिंदू धर्म में ये प्रॉब्लम है, इसमें ये है। उसमें कहते थे कि कल की अवतार प्रॉफिट मोहम्मद थे, उसमें कहते थे कि वेदों में और सब में लिखा है कि मुसलमान बन जाओ, भविष्य पुराण में लिखा है मुसलमान बन जाओ। और उन्होंने पूरी टीम बैठा रखी थी जो उस समय में ऑर्कुट हुआ करता था। सोशल मीडिया के द्वारा, वेबसाइट्स के द्वारा बच्चों को टारगेट करके कन्वर्ट करते थे। तो उसके उत्तर के रूप में मैंने कुछ आर्टिकल्स लिखे, वो बहुत वायरल हो गए, उसका बहुत प्रचार हुआ। उसके बाद में वो भी एक काउंटर मूवमेंट बना, क्योंकि फिर वो जहाँ पर बच्चों को टारगेट करते थे अपना मैसेज के साथ, तो लोग मेरे आर्टिकल्स का पार्ट वहाँ पे कॉपी करके डालते थे। तो और उसके बाद क्या हुआ कि उनका जो पूरा सोशल मीडिया का हैंडल्स वगैरह चलाता था, उनका फेसबुक अकाउंट और उनका सब कुछ, उसने एक बार मेरे से और मेरे मित्र डॉक्टर वाशी शर्मा हमसे डिबेट किया, और वो ऑनलाइन डिबेट ही हुआ। वो जब डिबेट हुआ तो हमने जब उसको निरुत्तर कर दिया तो उसने वहीं पे स्वीकार कर लिया मैं गलत था, और उसने अपने आप को हिंदू बना लिया और उसने सारे उनके अकाउंट डिलीट कर दिए। फिर काफ़ी लोगों में हुआ, धीरे धीरे फिर ये बढ़ गया, फिर उनके प्रोग्राम कैंसिल होने लगे,
कई जगह मैंने उनके प्रोग्राम कैंसिल कराए। फिर अब तो वो मतलब वो एक टेररिस्ट के कैसे मेंटोर है, उस समय के हमारे 2009-10 के आर्टिकल्स हैं कि इज़ अ मेंटोर ऑफ टेररिस्ट, ही शुड बी अरेस्टेड। फिर इनके पहले चैनल बैन हुआ, फिर अब तो देश निकाला इनको और भाग रखे हैं, एब्सकॉन्डिंग क्रिमिनल है। तब यह आरंभ हुआ, वो करते करते देखा कि एक बड़ी समस्या है कि हमारे बच्चों को हमारे धर्म के विषय में पता नहीं है, बाकी भी लोगों को धर्म के विषय में, हिंदू धर्म के प्रति के बारे में पता नहीं है, मिसकॉन्सेप्शंस के ऊपर में ही हिंदू धर्म के बारे में एडवर्स ओपिनियन बना के रखते हैं। तो हमने इसके ऊपर जब करना आरंभ किया तो फिर धीरे धीरे टीम्स बनने लगी, तो धीरे धीरे एक संगठन का रूप हो गया। तो हमने प्राइमरली आज भी हमारा फोकस धर्म के प्रति जागरण करना और धर्म के ऊपर प्रोपेगेंडा करके जो कन्वर्ट किया जाता है उस पर काम करना, ये किया। तो आज हम ट्राइबल्स के बीच में, दलितों के मध्य में, निर्धनों के मध्य में जो भी कन्वर्जन के इस तरह के रैकेट्स होते हैं उसको तोड़ने का काम करते हैं। तो जिसको आप ट्रेडिशनल भाषा में घर वापसी कह के एक्यूज़ किया जाता है, यस, हम वो काम करते हैं। तो घर वापसी का जो आपका जो पूरी ये जो प्रोसेस है, ये जो क्रिया है, कहीं इसमें फोर्स तो नहीं होता है कि जिन्होंने अपने मन से एक अलग धर्म को चूज़ कर लिया हो उनको आप वापस से धर्म में अपने एक, क्योंकि कई बार ये होता है कि एजेंडा होता है संस्थानों का कि घर वापसी करवाई जाए। देखिए, एक तो क्या है कि मैं आपको बताऊं कि हिंदू जितने भी घर वापसी में जितने भी लोग हैं उनके पास तो क्षमता ही नहीं है कि फोर्स प्रयोग कर सके। उनके पास कोई इंटरनेशनल रैकेट नहीं है, उनके पास में कोई बिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग नहीं है, FCRA के कोई बहुत सारे इनके पास में पैसे ही नहीं आते, तो उनके पास तो क्षमता ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात करें, मेरे आदर्श इसमें रहे हैं स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद अपने समय के टॉलेस्ट लीडर थे, महात्मा गांधी तक भी उनको अपना बड़ा भाई के रूप में सम्मान करते थे और उनको शुद्धि आंदोलन या घर वापसी का जनक माना जाता है। वो शिष्य थे महर्षि दयानंद के, जिन्होंने पहली बार सारे रिलीजन्स को लॉजिकली एनालाइज करने का काम किया था। तो पूरा कोर फाउंडेशन ये था कि जो भी मानना है अपने पूरे ज्ञान के साथ में मानो, सत्य को मानो, असत्य को मत मानो। तो फोर्स का तो प्रश्न नहीं उठता, जो काम करते हैं लीगली करते हैं। जो घर वापसी होता है, मैं आपको एग्जांपल दूं, हमने एक रैकेट पकड़ा था जिसमें उत्तर प्रदेश की एक सरकार ने भी हमारा बहुत सहयोग किया था। मूक बधिर बच्चों को, कलीम सिद्दीकी करके एक प्रचारक है, मूक बधिर बच्चों को जो पेशेंट्स मरने वाले हैं, पता चल गया टर्मिनली इल पेशेंट है, उनको जा जाके कन्वर्ट किया जा रहा था। डर दिखा के कन्वर्ट करने का प्रोपेगेंडा क्या था कि अगर तुम कन्वर्ट नहीं हुए मरने के पहले तो जहन्नुम में तुम आग में जलोगे, यह बोल बोल कर। इनके वीडियोज़ है, सब कुछ है। तो हमने इसको किया, पूरा रैकेट पकड़ा गया बच्चों को। तो क्या बच्चे को आपने कुरान पढ़ाया था? क्या बच्चे को अरबी समझ में आती है? क्या बच्चे को रियल में कोई रियलाइजेशन हुआ कि मेरे को इस्लाम अपनाना चाहिए? ये फोर्स है। ट्राइबल्स के मध्य में हम काम करते हैं। गुजरात में, महाराष्ट्र क्षेत्र में हमारे ट्राइबल्स वनवासियों में वहाँ पर भयंकर कन्वर्जन हो रहा है, क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रहा है। उनको तो पढ़ना लिखना नहीं आता। वो बाइबल, और बाइबल अगर आपने बाइबल कभी उठाया हो, आज भी जो बाइबल ये बेचते हैं या बांटते हैं फ्री में, उसकी अंग्रेजी ऐसी है कि यहाँ का जो जिसने PhD इन इंग्लिश किया उसको ना समझ में आए। शेक्सपियरियन इंग्लिश है पूरा, दाऊ दोस्त, जो हम शब्द ही नहीं प्रयोग करते, वो कुछ समझ में नहीं आता। आपको लगता है कि वो बाइबल पढ़ के कोई व्यक्ति वास्तव में उसने जीसस को रियलाइज किया? नहीं। मनी, मिरेकल, मेडिसिन, ये दिखाकर और हिंदू धर्म के बारे में झूठ फैलाकर कन्वर्जन किया जाता है कि ये ईविल है, शिवा ईविल है, काली ईविल है। पूरे के पूरी प्रोपेगेंडा। आपको वो पिक्चर याद होगी, टेम्पल ऑफ डूम, अमरीश पुरी जिसमें बने थे काली माँ शक्ति देव, वो इंडियाना जोन्स। तो पूरा एक प्रोपेगेंडा बनाया गया, उसी प्रोपेगेंडा के रूप में डराया जाता है। डांग की बात करूं, वहां के आदिवासी अब तक ये मानते थे, वो डांग को भावना में दंडकारण्य मानते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ। एक गुफा के अंदर में अंजनी माता का मंदिर भी बना रखा है। उनकी भावना है कि यहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ। वहाँ पर आप उनको हनुमान और इनको ईविल बता देते हो और बोलते हो अगर इनका तुम पूजा करोगे तो अनिष्ट होगा। झूठ के आप खेल दिखाकर उनको कन्वर्ट करते हो। ड्रग्स इस तरीके से वहाँ पर फैल रहा है। तो हमने जो वहाँ पर किया, हमने उनको अवेकनिंग किया।
हमने यज्ञ हवन करके, गणपति विसर्जन करके, गणपति पूजा करा के, हनुमान चालीसा का पाठ करवा के हमने अवेकनिंग कराया, उनको अपने कल्चर के साथ में जोड़ा, बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब वहाँ पर पीर बाबा आ गए, रातों रात वहाँ पर पत्थर के ये रेक्टेंगल खड़े हो जाते हैं, बोला ये पीर बाबा है। तो कईयों को तो हमने पुलिस को बुलवाकर उसके अंदर में करवाया और कुछ नहीं है, कोई लाश नहीं, कुछ नहीं है, आपने कंक्रीट का बना दिया। तो ये फ्रॉड है। इसको हम तो फ्रॉड को रोकने का काम कर रहे हैं, हम कानूनन रूप से करते हैं, ज्ञान के द्वारा करते हैं, अवेकनिंग करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं। हमारे डी एडिक्शन के कैंप चलते हैं कि नशा मत करो और सात्विक बनो। हम अपने वहाँ पर स्पोर्ट्स के कैंप चलाते हैं, उनको हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं, उनको आपस में उनकी सहकारिता करके कोऑपरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपकी आजीविका बढ़े। और फिर हम बोलते हैं कि सब तुम्हारे सांस्कृतिक रूट्स में है। तो ये हमारा ये है, परफेक्टली लीगल है। पिछली बार एक बार हमारा 2 वर्ष पहले बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें कुछ लोगों ने कंप्लेन कर दिया, बात IB तक पहुँची। और जब कार्यक्रम हुआ तो पूरी पुलिस भी तैनात थी और सब थे, इनके भी इंडियन एक्सप्रेस हो गए, कई सारे ये पत्रकार वायर वाले सब आ गए, कईयों से बात कर लिया, कुछ नहीं निकला। सो मैं आपको बताऊं, स्वामी श्रद्धानंद की बात करूं, उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी बनाई थी, तब उनके ऊपर में भी अंग्रेजों ने ऐसा आरोप लगा दिया था कि आप यहाँ पे बम बनाते हो। और वो उनके वहाँ पर वो करने आ गए, तो वो गए, तो बोला क्या है, तो फिर वहाँ पर गए तो उन्होंने बोला हाँ मैं बनाता हूँ बम। फिर लेकर गए, अपना रूम खोला तो वहाँ पर वो गुरुकुल के बच्चे थे, वो बैठकर गायत्री मंत्र का पाठ कर रहे थे। बोला कि ये है मेरे बम, ये है ज्ञान का बम। और ये जब ज्ञान को पढ़ेंगे और जब अपने संस्कृति, अपने धर्म को समझेंगे, ये जो प्रकाश फैलाएंगे, उससे तुम्हारा सारे हमारी पराधीनता भी दूर हो जाएगी। हम ये बम बनाते हैं। तो मैं भी यही कहूँगा कि हम भी इसी प्रकार से करते हैं, मेरे तो वो प्रेरणा स्रोत है। संजीव जी, आज आपसे बात हुई कई विषयों पर और बहुत कुछ मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स के लिए नया होगा इस इंटरव्यू में। आपके समय के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।